हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, पत्रकारिता, एनसीईआरटी, व्याकरण, ठीक है, और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। ठीक है, और हर एक क्लास में हम 25 क्वेश्चन करते हैं। और जब हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो आज हम 1326 से करेंगे। 1325 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करना। और भाई जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करे भी, और टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर से जरूर करे। और भाई मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर विजिट जरूर से जरूर करें, आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब बनाया गया? तो कब बनाया गया था भाई प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम? तो कब बनाया गया था? 1862, 65, 67 या 58? तो भाई 1867 ईस्वी में प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम बनाया गया था। और इस अधिनियम में क्या कुछ था? तो इस अधिनियम के अनुसार प्रेस को नियंत्रण करने के नियम थे। क्या थे? प्रेस को नियंत्रित करने के नियम थे भाई प्रेस को। और इसके द्वारा यह नियम भी बनाया गया था कि प्रत्येक पुस्तक, समाचार पत्र एवं पत्र पत्रिकाओं पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रण के स्थान का नाम अनिवार्य रूप से अंकित हो। ठीक है, क्या भाई? चाहे पुस्तक हो, चाहे समाचार पत्र हो या पत्र पत्रिकाएं हो, उस पर जो मुद्रक है उसका नाम होना चाहिए, प्रकाशक का नाम होना चाहिए और मुद्रण के स्थान का नाम होना चाहिए। ठीक है, ये अनिवार्य कर दिया गया था तथा एक प्रति सरकार के कोष में जमा करनी सुनिश्चित हो गई थी। तो ये नियम था भाई। अगला क्वेश्चन है, 2009 तथा 2014 के चुनाव में समाचार पत्र और न्यूज चैनलों ने उम्मीदवारों से धन लेकर खबरों को छापा। क्या यह अफवाह है, मात्र प्रचार है, असत्य है या सत्य है? तो ये बिल्कुल भी सत्य था। ठीक है, बिल्कुल सत्य था। डी आंसर बिल्कुल सही है। 2009 तथा 2014 के चुनाव में समाचार पत्र और न्यूज चैनलों ने उम्मीदवारों से धन लेकर अखबारों को छापा था, ये बिल्कुल सही है। पद्यांश दे रखा, उसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पढ़ते हैं भाई। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाग वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंपन से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से, उगते अनमने जंगल, इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। आगे देखते हैं। झोपड़ी पर फूस डाले, गोड़ तगड़े और काले। तो भाई देख, अब इससे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो 1328 जो क्वेश्चन है ये करेंगे। जंगल में झोपड़ी है, तो जंगल में झोपड़ी है ग्रामीणों की, अंत्यजों की, आदिवासियों की या शिकारियों की? तो जंगल में झोपड़ी किनकी है? आदिवासियों की झोपड़ी है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जंगल का जीवन है, क्या है? जंगल का जीवन सामान्य है, सुखद है, रोमांचक है या कष्टप्रद है? तो जंगल का जीवन क्या है? कष्टप्रद है। ये आंसर सही है। उपयुक्त पद्यांश के साथ साथ पहाड़ वाले से कवि का तात्पर्य क्या है? साथ साथ पहाड़ वाले से कवि का तात्पर्य क्या है भाई? सतपुड़ा के जंगल, सप्त सिंधु, अरावली पर्वत या नीलगिरी? तो सतपुड़ा के जंगल, ये आंसर सही रहेगा। उपयुक्त उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? जंगल, सतपुड़ा के जंगल, अनमने जंगल या दुर्गम जंगल? तो सतपुड़ा के जंगल, भी आंसर सही है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और प्रश्न उत्तर हमें करने हैं। घिसे मर चुके तलों को मैं निकालता, जीवन जीने वाले जानदार में तेल डालता, सीकर पालिश से चमकाकर मैं उबारता, जूतों से बाबू लोगों की धज संवारता, मैं पथ की पटरी पर बैठा कला बेचता, जूतों के चलने में सबका भला देखता, मैं तो उस ऊंची आत्मा की नहीं जानता, मैं तो उस ऊंची आत्मा को नहीं जानता, मानव जिसकी ऊंचाई के गुण बखानता। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि मानव किसकी ऊंचाई के गुण बखानता है? तो किसकी ऊंचाई के गुण बखानता है भाई? मानव, मोची, कवि, ईश्वर,
या नेता? तो भाई जो कवि है, ठीक है, कविता में ईश्वर की ऊंचाई के गुण बखानता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। उपर्युक्त पद का उचित शीर्षक क्या है? तो क्या है भाई इसका? मोची है, शीर्षक है, नेता है या रवि है? तो भाई मोची रहेगा। मैं पथ की पटरी पर बैठा कला बेचता पंक्ति में है। तो क्या है? मैं पथ की पटरी पर बैठा कला बेचता पंक्ति में है, तो क्या है देख लेते हैं। क्विक, आम आदमी, नेता या मोची? तो क्या है भाई? क्या है? मैं पथ की पटरी पर बैठा कला बेचता, इस पंक्ति में क्या है? मोची है। जूतों से बाबू लोगों की धज सवारता से कवि काश्य क्या? जूतों से बाबू लोगों की धज सवारता से कवि काश्य क्या है? तो सुंदरता बढ़ाना, सम्मान करना, औकात बताना या पिटाई करना? तो भाई जूतों से बाबू लोगों की धज सवारता से कवि काश्य है सुंदरता बढ़ाना। ये आंसर सही। तो भाई अब गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर हमें उसके सही उत्तर देने हैं। तो देखते हैं। अपने ही कल्पना पट पर इन अनुभव प्रक्षेप के सही सही कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए न केवल मार्मिक मनन और उनके संकलन संचय की आवश्यकता है, वरना इसके बहुत बहुत पहले विश्व दृष्टि की आवश्यकता है। इस दृष्टि के अभाव में अपने ही अनुभवों के ठीक ठीक महत्व हम आंक नहीं पाते और इसीलिए केवल कुछ विशिष्ट अनुभवों या अनुभव आभासों को ही तरजीह देकर अन्य महत्वपूर्ण अनुभवों का गला घोट देते हैं। क्या यह सच नहीं है? मेरे ख्याल से यह एक तथ्य है। इस रुख का नतीजा यह होता है कि बहुत बार हमारा साहित्य विकास जिस दिशा में जैसा होना चाहिए नहीं हो पाता है। हम जो अनुभव साहित्य प्रकटीकरण के लिए प्रवृत्ति बस चुन लेते हैं, उनकी हमें बाद में आदत पड़ जाती है। उनके चित्र अंकन का अभ्यास हो जाने के कारण हम केवल उन्हें ही प्रकट करते रहते हैं। शेष अनुभव अपनी गहराई, तीव्रता तथा प्रभावशालिता के बावजूद मन के अंदर में पड़े रहते हैं, भले ही कभी कभी उनकी गूंज हमारे निर्मित साहित्य में चली आए। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। साहित्यकार का साहित्य लेखक के अनुसार प्रवृत्तिवश चयनित है। तो क्या है? अभ्यास है, तीव्रता है, प्रभाव है या अनुभव है? तो क्या है भाई? ये अनुभव है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। साहित्यकार का साहित्य लेखक के अनुसार अनुभव प्रवृत्तिवश चयनित है। अगला क्वेश्चन है, समानतः लेखक अपने लेखन में प्रमुखता देता है। तो समानतः लेखक अपने लेखन में प्रमुखता देता है सामान्य अनुभवों को, विशिष्ट अनुभवों को, विशिष्टीकरण को या सरलीकरण को? तो किसको देता है बे? विशिष्ट अनुभवों को प्रमुखता देता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट लेखक। तो उत्कृष्ट लेखक इसके विषय में देखते हैं क्या है। प्रवृत्तिवश अनुभवों का चयन करता है, विशिष्ट अनुभव से युक्त होता है, उत्कृष्ट वक्ता होता है, प्रवृत्तिवश अनुभवों का चयन नहीं करता। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सही कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। तो सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या है भाई? लेख अनुभव, प्रक्षेपण, कल्पना, मार्मिक मनन या विषव दृष्टि? तो क्या है भाई? विषव दृष्टि है भाई। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। लेखक के अनुसार साहित्यिक विकास में मुख्य बाधक तत्व है। तो क्या है भाई मुख्य बाधक तत्व? अनुभवहीनता, क्लिष्ट शब्दावली, रस तत्व की अनदेखी, विशिष्ट अनुभव की प्रधानता। ठीक, ये बाधक तत्व है भाई साहित्य में। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी वह विचार घटेगा, यह कथन किसका है? जिनका बेचैन शर्मा उगर का है, ठीक है, या अज्ञे जी का है? तो ये कथन भाई नागार्जुन जी का रहेगा। किसका है? नागार्जुन जी का ये कथन है। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी वह विचार घटेगा, यह कथन किसका है? नागार्जुन का। और नागार्जुन जी प्रगतिवादी लेखक थे। क्या थे? प्रगतिवादी लेखक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चन सिंह ने भाई नागार्जुन जी की कविताओं को, ठीक है, नागार्जुन जी की कविताओं को क्या कहा है? नुक्कड़ कविता कहा है। क्या कहा है? नुक्कड़ कविता कहा है बच्चन सिंह जी ने नागार्जुन जी की कविताओं को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नागार्जुन जी की। युगधारा काफी बार पेपर में पूछी गई है। सतरंगे पंखों वाली,
हरिजन गाथा, पुरानी जूतियों का कोरस और भूमिजा काफी महत्वपूर्ण इनकी कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को भाई 2, 8, 6 या 4। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से है 4 भाग? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये 4 शब्द होते हैं भाई। वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है? वायु सखा का पर्यायवाची बताना है। सुगंध है, अग्नि है, पुष्प है या अरविंद है? तो वायु सखा का पर्यायवाची शब्द है अग्नि। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और भाई अग्नि यानी आग के पर्यायवाची जैसे आग हो गया, वायु सखा हो गया, पावक है, अनल है, दहन है, धूमकेतु, कृषाणु, ये काफी महत्वपूर्ण है भाई अग्नि के पर्यायवाची। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? तो किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ था भाई हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप? उपन्यास में, निबंध में, कहानी में या नाटक में? तो जो उपन्यास है, ठीक है, इसमें हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप क्या है? प्रकट हुआ था। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, प्रतीप अलंकार के कितने भेद है? जो प्रतीप अलंकार है इसके कितने भेद है? 4 है, 5 है, 8 है या 6 है? तो प्रतीप अलंकार के भाई 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। और प्रतीप है इसका अर्थ क्या है? विलोम या उल्टा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? यह उपमा का एक विशेष भेद है। प्रतीप क्या है? उपमा का विशेष भेद है। इसके था नव सतब उसी का हृदय समान प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और इसमें पूछा भाई कौन सा अलंकार है? विभावना, प्रतीप, विषम या सलेश? तो भाई इसमें प्रतीप अलंकार रहेगा। ठीक है, क्या है इसमें? प्रतीप अलंकार है। अगला क्वेश्चन, देशज वे शब्द हैं। तो देशज कौन से शब्द है जो पाली से हिंदी में आए, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं, जो संस्कृत से हिंदी में आए, जो अपभ्रंश से हिंदी में आए? जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं वो क्या है? देशज शब्द कहलाते हैं। और जो संस्कृत से, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आते हैं उसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत से थोड़े बहुत बदलाव के बाद हिंदी में आए हैं उनको तद्भव कहते हैं। ठीक है, और देशज किसको कहते हैं? जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता ही नहीं होता उनको देशज शब्द कहते हैं। और जो विदेशी भाषा से हिंदी में शब्द आए उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं भाई। ये आपको ध्यान रखना है। और जो तद्भव शब्द है, सॉरी, देशज शब्द है वो कौन कौन से होते हैं? जैसे चिड़िया हो गया, ठेठ, खिचड़ी, खिड़की, ठीक है, जूता, पगड़ी, कलाई, लोटा, डिबिया, चषक, ठीक है, ये सभी क्या है? देशज शब्द रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है भाई? उद्देश्य है, कथा वस्तु है, पात्र है या देश काल है? तो कथा वस्तु है भाई। क्या है? कथा वस्तु है। मूलतः कहानी के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो कथा वस्तु होगी, दूसरा चरित्र चित्रण हो गया, ठीक है, तीसरा संवाद है, चौथा देश काल और वातावरण हो गया, पांचवा उद्देश्य है भाई, और छठा शैली। ये 6 तत्व है भाई कहानी के और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सिर पर जूता पैर में टोपी, ठीक है, सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कौन है? कौन है भाई? सिर पर जूता पैर में टोपी इस कविता के रचयिता? लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो सिर पर जूती पैर में टोपी इस कविता के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा जी रहेंगे भाई। ठीक है, और लक्ष्मीकांत वर्मा की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं भी है जो काफी बार पेपर में पूछी गई है, जैसे खाली कुर्सी हो गई, सफेद चेहरे,
ठीक है, तीसरा प्रश्न, मुंशी रायजादा, सीमांत के बादल और अपना अपना जूता, ये काफी महत्वपूर्ण है बे इनकी रचनाएं लक्ष्मीकांत वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, अनुपभुक्त, क्या भी अनुपभुक्त का विलोम क्या है? तो उपभुक्त, क्या रहेगा? उपभुक्त रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करे वो बच्चा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी ज्वाइन आप जरूर से जरूर करें भी। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।